फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने इक्विवेलेंट देखा। इक्विवेलेंट क्या चीज है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, एंड इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए होता है। इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको आइडिया है। जस्ट लाइक आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, सेम आपका इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास होता है। बट उसमें मॉलिक्यूलर मास में अगर आप बेसिसिटी और एसिडिटी से डिवाइड करते हो, या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द redox रिएक्शन, या फिर टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एलिमेंट और कंपाउंड, उससे डिवाइड करते हैं तो आपके नंबर क्या आता है, इक्विवेलेंट मास आता है। बेसिकली मैं जेड फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, जो आपका वैलेंसी फैक्टर या जेड फैक्टर बोलते हैं, जेड फैक्टर से आपको डिवाइड करना पड़ता है। एसिड और बेस के केस में जेड फैक्टर उसका एच पॉजिटिव, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव और नंबर ऑफ ओ एच पॉजिटिव होते हैं। ओके, क्लियर है। अगर मैंने लिखा ये नंबर ऑफ एच पॉजिटिव और ओ एच पॉजिटिव डिपेंड करते हैं रिएक्शन पर, कि रिएक्शन में किस तरीके से एच पॉजिटिव और ओ एच पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ पर NaOH लिखा प्लस H2SO4 लिखा, ये रिएक्शन करके आपका NaHSO4 बनाता है प्लस आपका H2O बनाता है। एंड सेम रिएक्शन मेरा इस तरीके से लिखा, प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2। तो इस रिएक्शन के लिए आपका जेड फैक्टर क्या होगा, फॉर द फर्स्ट रिएक्शन जेड फैक्टर क्या होगा, 1। 1, बिकॉज यहाँ पर सिंगल एच आपका यूज हो रहा है, राइट। और फॉर दिस रिएक्शन आपका जेड फैक्टर आपका 2 होने वाला है। तो जेड फैक्टर ऐसा नहीं कि H2SO4 लिया तो आपका, अगर मैं बात करूं कि इस H2SO4 का जेड फैक्टर कितना होगा, हमेशा 2 नहीं लिखना है। उस रिएक्शन में किस तरीके से यूज हो रहा है वो आपको समझना है, उस तरीके से आपका जेड फैक्टर डिपेंड करता है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ सेम आपका एनालाइजिंग, ये आपको कुछ मैंने बताया था किस तरीके से वेट और एसिड और बेस का आपको इक्विवेलेंस निकाल के इक्वल करना पड़ता है। अगर कभी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है बेटा, याद रखना, कभी भी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, तो जितने टोटल नंबर ऑफ एच आयंस होते हैं या टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एच आयन और इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ओ एच आयन, उनको आप इक्वल करते हैं। आई बात समझ में। यस। जैसे लास्ट एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिया था, अच्छा एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिया था इस तरीके से, NaOH प्लस HCl, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया था। तो आपका कंपाउंड बन रहा था NaCl प्लस H2। कुछ इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखनी थी आयनिक फॉर्म में, इस तरीके से कुछ था ना। हर्ष आपने डाउट पूछा था, तो वो आपका आयनिक इक्वेशन। आयनिक, हाँ Na पॉजिटिव फॉर्म में होता है, राइट। हाँ, Na पॉजिटिव फॉर्म में, और ये आपका OH नेगेटिव फॉर्म में, ओके। OH नेगेटिव, H प्लस और Cl H माइनस। प्लस और Cl नेगेटिव फॉर्म होता है। ये रिएक्शन करने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वाटर को हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, वाटर आपका वाटर जैसा ही रहता है, ओके। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैंसिल होके आपके सामने क्या आ जाता है, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू H2O। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली रिएक्शन इस तरीके से हो रही है कि जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव, मींस जितना इक्विवेलेंट्स ऑफ H पॉजिटिव सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH नेगेटिव मिलकर के सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O बनाते हैं। बात समझ में आया। अगर मैंने इसके 1 मोल लिए तो इसके भी 1 मोल होगी और इसका भी 1 मोल बनेगा। आई बात समझ में। हाँ। ओके, तो ये एक तरीका होता है इक्विवेलेंट्स और मोल्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो जब आपको एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो, डजंट मैटर कि उसमें कितने एसिड हैं, 10 15 20 25, कितने भी एसिड लेते हैं और कितने भी बेस लेते हैं, ये आपका जेई में क्वेश्चन आता है। जब आपका सिंगल बेस और सिंगल एसिड होता है तब तो आप सॉल्व कर लेते हो, बिकॉज एसिड और बेस की न्यूट्रलाइज, एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। बेस। ये तो आप कर देते हो, बट जब आपके बहुत सारे एसिड इसमें आ जाते हैं और बहुत सारे बेस इसमें, तब आप कंफ्यूज होते हो कि किसका क्या लेना है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। जितने नंबर ऑफ एसिड होते हैं एसिड का एक तरफ काउंट करो, और जितने नंबर ऑफ बेस होते हैं बेस का एक तरफ काउंट करो, फिर दोनों को इक्वल कर दो। समझ में आया। ये मैंने एसिड का काउंट किया और ये मैंने बेस का काउंट किया, राइट।
दोनों को आपको इक्वल कर देना, कुछ नया नहीं है आपका, सिंपल ही है, राइट? क्लियर है? यस सर। तो ये चीज हमने डिस्कस किया, फिर इसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नाउ इन द सेकंड लेक्चर हमने कुछ इक्विवेलेंट की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, किस तरीके से डेफिनेशन होती है। ये इक्विवेलेंट आपको निकालना बताया था ना, मैंने होमवर्क दिया था ना, आपने निकाला क्या इसका? सर मैंने इसका आयंस और रेडिकल्स का निकाला, लेकिन मुझे सॉल्ट्स का अब तक समझा ही नहीं। चलो मैं बताता हूँ पहले किस तरीके से होते हैं। सर सॉल्ट का पिछले नहीं समझा लेक्चर का पहले ये। लिंक भेजा है क्या? क्या क्या? पिछले लेक्चर का लिंक। नहीं भेजा था क्या लिंक? मैंने भेजा होगा, चलिए अभी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। अच्छा ओके, हम लोग यहाँ तक देखो, इसका 23 हो गया था, एंड इसका 39, 29, 7, 12, 28, 18.67। ओके नाउ सल्फर का कैसे निकालेंगे बताओ? 32 उसका 32 डिवाइडेड बाय 2, 16, 16, एंड हेयर 8। 16 divided by 2 8, here proper 19, हाँ 19, 35.5, OH negative 70, 70, ये आपका 42, 44, सेम आपका 94, 31.67। ओके, देन ये 30 हो गया आपका, NO3 आपका आता है 62, SO4 डबल नेगेटिव 48, 60, HCO3 61, ये आपका इतना सेम हो गया। नाउ नेक्स्ट सॉल्ट पे आते हैं। सॉल्ट में आप क्या करो, कुछ ना करो, सॉल्ट का एल्यूमिनियम काउंट करो। एल्यूमिनियम कितना होता है बोलो? एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है? 26, 27 27। प्लस 3 टाइम्स इंटू 35.5, राइट? डिवाइडेड बाई, इसके अगर आयंस में देखूंगा मैं, तो इसके आयंस कितने होंगे एल्यूमिनियम के? एक। Al+3 हाँ हाँ। और 3Cl नेगेटिव, राइट? तो कितना हम्म। पॉजिटिव चार्ज है? 3 3, 3। कितना नेगेटिव चार्ज है टोटल? 3। 3। 3। तो इस कोई एक 3 ले लो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हम्म, आया समझ में? हाँ। नाउ और वो सिमिलरली यहाँ को पर अंदर ले लो। क्या बेटा? मानव वेटिंग रूम में। अच्छा वेटिंग रूम में मान, ओके, सो ये क्लियर हुआ? हाँ। ओके, नाउ सेम यहाँ पर Al2SO4, लेट मी स्टार्ट वेटिंग रूम में। ओके नाउ इन केस अगर आपको डिस्कनेक्टेड हो तो ज्वाइन हो जाओगे आसानी से। नाउ सिमिलरली यहाँ पर 2 टाइम्स इंटू 27 प्लस 3 टाइम्स इंटू 48। SO4, 48 नहीं होता है, SO4, SO4 का आपने SO4 नेगेटिव का ले लिया 48, समझे ना? आपको SO4 का लेना है। SO4 कितना होता है? सल्फर कितना होगा? टेल मी। 32। अच्छा है ना, उसका डबल होगा 96। यस 96। तो 9, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग काउंट कर रहे हैं। आप ऊपर आपको मॉलिक्यूलर वेट लिखना होता है सिंपली। ओके। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड हम्म। बाय, जेड। फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नया है नहीं। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आता है आई थिंक आपको। एंड हाँ। इसका जेड फैक्टर क्या होगा? जेड फैक्टर के लिए आप, अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे, आप ध्यान से देखो इस तरीके से कैसे होगा डिसोसिएट, ये 2Al+3 होगा, और 3SO4 2 माइनस 3SO4 2 माइनस, चार्ज कितना है? रिमेंबर इसकी 1 मोल ही लेना है। 6 वन आएगा। 1 मोल से इसका चार्ज 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। आया बात समझ में? हम्म। ओके, तो इसका आप काउंट करोगे तो इसका 57 आएगा, और इसका काउंट करेंगे फर्स्ट वन का, दैट इज 44.5, राइट? सिमिलरली आप ये निकाल लोगे। चलिए मैं निकाल के आपके सामने रखता हूँ, एक बार आप घर से ट्राई करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपके सामने आंसर लिखता हूँ, दैट इज 64, दैट इज 84 अराउंड, एंड 74.5, and this one 87, okay, and K2CO3 आपका आ जाएगा 69, ALOH full thrice, this one 26, and FeCl2 Fe 63.5, FeCl3 54.17। Is everything okay? समझ में आया? ओके, सर यानी बस एक टाइप के आयन या रेडिकल पे कितने चार्जेस टोटल आ रहे हैं, बस वो
उतना ही उससे करना, उतना ही करना। जेड फैक्टर की वैल्यू देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ध्यान से समझो। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गिवन बाई 1 मोल ऑफ सॉल्ट। 1 मोल ऑफ सॉल्ट कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देता है वो देखना। यहाँ पर आप और लगा लो अगर नहीं समझ में आता है तो। ओके, हम्म, अभी बात समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, तो आपको पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लो फर्क नहीं पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग। ओके, कहीं पर इक्विवेलेंट वेट आपका नेगेटिव में नहीं आएगा ना, नेगेटिव में नहीं आने वाला, तो आपको मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद फिर हमने कुछ ओरिजिन देखा कि उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। ओरिजिन के लिए हमने हाइड्राइड्स लिए थे और ऑक्साइड लिया था। हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के केस में हुआ क्या था, आप थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या, द वेट ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हम अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना वेट कंबाइंड होता है, वो उसका इक्विवेलेंट कहेंगे, वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। कितना ग्राम बेटा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से जो भी वेट कंबाइंड होता है वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट है। समझे मेरी बात? 1 यस ग्राम सर। हाइड्रोजन के साथ जो भी एलिमेंट, दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट कंबाइंड होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, हम बोलेंगे वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट है। समझ गए? ओके, अब यहाँ पर देखो, सोडियम आपका H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, राइट, NaH बनाता है। अभी देखो इसके 46 ग्राम या इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल्स बनाते हैं, तो वी कैन से दैट इसके 2 मोल्स का जो वेट होता है दैट इज 46, और इसके 1 मोल का वेट होगा दैट इज 2, राइट? हाँ। समझ में आया? ना इसके बाद हमने देखा कि इसके 2 ग्राम से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके 2 ग्राम से इसके 46 ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं, राइट? हम्म। इसके 2 ग्राम से इसके कितने रिएक्शन कर रहे हैं, 46। 46 ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं। ना 46 ग्राम मीनिंग क्या होगा, अगर मैं इसका 1 ग्राम बोलूं तो इसके 1 ग्राम से ये 23 ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ। ओके, तो यही चीज तो आपकी निकालना था हमको कि 1 ग्राम से कितना रिएक्शन कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। 1 ग्राम से 23 ग्राम सोडियम रिएक्शन कर रहा है, दैट मीन्स सोडियम का जो इक्विवेलेंट होगा वो 23 होगा, राइट? सेम केस आप एल्यूमिनियम का, HCl का कोई सा भी केस निकाल लो। सो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आप डेफिनेशन समझ गए? हम्म। ओके, ना विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आते हैं, तो ऑक्सीजन का जो, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू देखना है तो यहाँ पर क्या होता है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो भी एलिमेंट कंबाइंड होता है, सेम डेफिनेशन को आप यहाँ पर लिख दो, बट क्या लिखोगे, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यू ओनली हैव टू रिप्लेस हेयर 8 ग्राम, आपको यहाँ पर 8 ग्राम लिखना है एंड यहाँ पर आयोडीन की जगह ऑक्सीजन करना है। समझ गए बात को? सेम यस सर। डेफिनेशन है, यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अगर हम बोले Na2O बनाता है, तो Na2O में आप देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है 46 ग्राम ऑफ Na के साथ। नहीं समझते हो, आप इस तरीके से समझो, कैसे समझते हैं, Na 2Na आपस में जब रिएक्शन करेगा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा कंपाउंड, Na2 सर 4 है। चलो 4Na हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 46 ग्राम, ये कितना है, सर वो 92 हो जाएगा ना। ऐसा? 92 हो जाएगा ना वो। यस, हाँ 92 हो जाएगा ये, 92 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 32, 32। 32 ग्राम। ओके, तो आपको किस में निकालना है, 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम में कितना, 92/32, हम्म। 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, सॉरी 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, सॉरी, समझे? तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पर, 4 से 30 डिवाइड कर दो। 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 92 ग्राम चाहिए, तो 8 ग्राम के लिए आपको कितना चाहिए, 92 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8, राइट? तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 से 23। आपका आंसर 23 आ जाएगा। आई थिंक आंसर क्लियर है। हाँ। सेम एलिमेंट का निकालना है, सेम केस आपका क्लोरीन के साथ आता है। आई थिंक क्लोरीन के साथ मैंने आपको बताया था लिखने के लिए, बट फिर से यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर क्या होगा, दैट मास
that mass that contains or combine with, combine लिख सकते हो, contain बोल सकते हो, contain with, यहाँ पर combine लिख लो आप, combined with 35.5 gram of Cl, right? समझ में? ओके, तो ये आपका क्लोरीन के केस में हो गया। क्लियर है? एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कौन सा, NaCl वाला। ओके, लेट्स राइट डाउन हेयर मेटल, हेयर क्लोरीन, क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, इसके वन इक्विवेलेंट, इसके भी वन इक्विवेलेंट रिएक्शन करके इसके भी वन इक्विवेलेंट फॉर्म करेंगे। हाँ। ओके, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, राइट? आपको आइडिया है या नहीं है? आइडिया है, बताया था आपने। हाँ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग आपका ये होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका इक्विवेलेंस निकालना, लेट्स से इसके इक्विवेलेंस आपको क्या है, ई ग्राम, राइट? और इसका तो आपको पता है ना, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 ग्राम, राइट? एंड हाँ। इसके केस में कितना हो जाएगा, ई प्लस 35.5 ग्राम, राइट? हाँ। क्योंकि यहाँ पर मेटल भी होगा प्लस क्लोराइड भी होगा। ये बात समझ में आया? ओके, हाँ। सो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नाउ अगर हम देखो, ये डेफिनेशन समझ में आया, ओल्ड डेफिनेशन। नाउ मैं मूव करता हूँ गैसियस पार्ट के लिए, कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम हम किसी गैस के लिए किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, वो आपकी ओल्ड डेफिनेशन वहां पर समझ में आ गया कि पहले क्लोरीन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में किस तरीके से निकाल, तो आपको पहले उतना ही पता था, पहले क्लोरीन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में ही निकाल के आप जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं आप निकाल सकते थे किसी भी कंपाउंड का, राइट? फिर बाद में आपकी एसिडिक के लिए H पॉजिटिव आया, OH नेगेटिव आया, ये आपकी मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। बट आपको आइडिया रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आपके ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, हालांकि वो सॉल्व आपके मॉडर्न डेफिनेशन से भी हो जाएंगे, बट उस वो आपका लेंदी मेथड हो सकता है, राइट? तो जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं आपके ओल्ड डेफिनेशन से, बट जेई में आपके जो मेंस होता है और बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपके जेड फैक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। ओके, ओल्ड जो ओरिजिन ऑफ इक्विवेलेंट वेट है ना, या इक्विवेलेंट है, वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जेई एडवांस में आने वाले हैं। समझ गए भाई मेरी बात? यस सर। अभी बहुत टाइम है आपको, तब तक और याद हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लोगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ओके, सर, यस, सर आपने बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं वो पुरानी डेफिनेशन से पास्ट हो जाते हैं, तो वो कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चंस। ओके, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेक्चर के लास्ट में एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ। ओके, वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक थोड़ा सा अगर मैं हिंट दूं कि अगर आपके सामने, जैसे चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, नहीं तो मैं लास्ट में क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसमें, आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हिंट इज दैट, लेट्स से MX और NY टाइप का एक एलिमेंट है। अभी आपको नहीं पता रहता कि MX और NY टाइप के एलिमेंट है, आपको इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको XYZ की वैल्यू निकालना पड़ता है, या इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वन इक्विवेलेंट ऑफ M, वन इक्विवेलेंट ऑफ M combined with वन इक्विवेलेंट ऑफ N। आपको ये सिंपल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि इसके वन इक्विवेलेंट इसके वन इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन होते हैं। ओके, एक्चुअली मैं वैल्यू वाला क्वेश्चन लास्ट में ऐड करता हूँ। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट मींस मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ वेट ऑफ N, राइट?
ये हाँ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत टफ होते हैं, सिंपल वो भी होते हैं। ओके राइट, सर आपका स्क्रीन। सिंपल वो भी रहते हैं, ये पूरा सिंपल ही रहने वाले हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं होते। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि वो वाले मेथड से आपके थोड़ा सा लेंदी हो सकते हैं। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन। ओके, इसका प्रॉपर क्वेश्चन मैं लास्ट में ऐड करता हूँ आफ्टर द लेक्चर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट था आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया बेटा? चलिए बता। नहीं। Idea is that it is the volume that occupied by one equivalent gas at STP. कैसे लिखेंगे? It is the volume occupied by one equivalent of gas at STP. समथिंग कुछ रिलेटेड डेफिनेशन है ना? कहीं से मैच कर रही है क्या? हाँ कहाँ पर मैच कर रही है? It is the मोलर volume that occupied by the 1 mole of gas at STP, right? हाँ मोलर वॉल्यूम से मैच यस, कर। मोलर वॉल्यूम से मैच कर रही है। तो सारी कहानी वही की। एग्जाम्पल देखो किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, H2 आपका गैस है। ओके, एंड अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ H2 का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल ऑफ H2 गैस टेस्ट 2 ग्राम। STP कितना होगा वॉल्यूम? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो वी कैन से दैट इसके 2 ग्राम का 2 ग्राम 1 मोल का मास आपका 2 ग्राम ही होगा ना? हम्म 2 ग्राम ऑफ H2 एट STP कितना आता है बेटा? 22.4 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। लीटर। अगर हम बात करें इसके 1 ग्राम की, 11.2। वेरी गुड, 11.2 लीटर। समझ गए? क्लियर है? तो यस हम बोल सकते हैं कि दैट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम एंड दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, राइट? यस बोल सकते हैं कि नहीं? सो वी कैन से दैट जब भी आपका 11.2 आता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप देख सकते हो, 11.2 आपने पकड़ लिया, तो वी कैन से दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 इज 1 ग्राम। ओके, सेम एग्जाम्पल आप एक और देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट Cl2। सर फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 11.2 लीटर्स। यस, इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपका 11.2 लीटर है। वैसे ही क्लोरीन का वगैरह। क्लोरीन का भी सेम हो जाएगा। क्लोरीन का हम निकालेंगे 1 मोल के लिए, क्लोरीन का वेट कितना होता है? 71। 1 मोल Cl2 कितना हो जाएगा? मोल, मैं मोल सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ। 1 मोल Cl2 एट STP वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 22.4 लीटर। 2.4 लीटर। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 35.5 ग्राम, जो आपका, चलो पहले तो 71 होगा ना यहाँ पर, 71 ग्राम ऑफ Cl2 एट STP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। तो हम यहाँ पर 35.5 ग्राम की बात करेंगे।
तो आपका आंसर कितना जाएगा? 11.2 लीटर। समझ गए? हाँ तो दिस इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट? यस ओके। सेम केस इफ यू आर टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हो, राइट? ऑक्सीजन का केस के लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन के केस के लिए आपका आंसर आएगा 1 मोल O2 at STP is equal to वॉल्यूम 2.4 लीटर्स 22.4 लीटर। 1 मोल की जगह आपका कितना जगह 32 ग्राम आएगा? 2 ग्राम एट एसटीपी 22 कितना? 22.4 लीटर। अभी 32 ग्राम के बाद आपका क्या निकालना है? 16 ग्राम 8 ग्राम। 8 ग्राम के लिए आपका क्या आएगा आंसर? 54 सॉरी 5.4 5.4 लीटर, राइट? तो दिस विल बी योर इक्विवेलेंट वॉल्यूम। बात समझ में आया? ओके। सर ये 16 होगा ना? वही सर 16 होगा ना। 16 होगा कैसे? चलिए 32 ग्राम यहाँ पर क्या है? O2 O2। यहाँ पर 8 ग्राम क्या है? O2। तो 8 ग्राम O2 के लिए आप क्या करोगे? 22.4 डिवाइडेड बाई 32। नहीं सर हम नहीं 8 सर ग्राम ऐसे नहीं, 16 ग्राम रहना चाहिए ना। 16 ग्राम। हम्म 16 ग्राम क्यों आएगा बेटा? सर 32/2 नहीं, जब हम डेफिनेशन पढ़े थे आपका, तो डेफिनेशन में क्या था? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था ना? अभी ऊपर डेफिनेशन, हाँ 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 डेफिनेशन में क्या था? 8 ग्राम है 35.5 ये था। हम्म, क्लोरीन कितना था? 35.5 था ना? हाँ नहीं ये हाइड्रोजन कितना था? 1 ग्राम। हाँ ये भी आपका क्लोरीन आपका इतना था। तो ऑक्सीजन कितना? 8 ग्राम होगा ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो ना, बट ये तो आपका फिक्स है ना, 8 ग्राम के लिए निकालना है, तभी तो आपका वॉल्यूम आएगा। हाँ सर आपका कितना आएगा? 55.4 लीटर आएगा। हम्म आप यहाँ पर 16 नहीं कर सकते। चलो मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूँ जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि आपको क्या निकालना है। तो बेसिकली हम इतने सारे रिजल्ट से आप ये निकाल सकते थे कि द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस at STP, that is 22.4, right? हाँ Okay, and divided by the total Z factor, total Z factor for gas। अभी देखो, Z फैक्टर की जगह हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 22.4 that divided by Z total। समझ गए? Z total मीन्स आपका Z का वैल्यू है बेटा वो। बात समझ में आया? ऑक्सीजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी? 4। यही तो है। 22.4 ऑक्सीजन के लिए जेड की वैल्यू 4, क्लोरीन के लिए जेड की वैल्यू 1, राइट? 2 आपने अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो देख, आपने ध्यान नहीं दिया होगा आप यहाँ पर। चलो मैं फिर से हाइड्रेट दिखाता हूँ। सर समझ गया हाइड्रोजन और क्लोरीन में 2 2 होता है और ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या लिखा था? O2 है एक O के पास 2 माइनस, राइट? अगर आप O2 लिखोगे तो 2 2 4 हो जाएगा ना माइनस। हम्म समझ गए ना? तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए अगर O2 गैस के लिए निकालोगे तब आपका 4 हो जाएगा। सिंगल ऑक्सीजन तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। समझ गए? यस सर तो आपको जेड फैक्टर से डिवाइड करना है। ओके।
ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको ना। इसके बाद आपका आता है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो गैस के तो कैसे निकालते हो, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने के लिए आपके पास टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम एट एसटीपी ओवर 22.4 liter, right? Now if we talk about the number of equivalents निकालना है, number of equivalents of gas is equal to क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। gas at STP and divided by इक्विवेलेंट। very good equivalent volume, equivalent वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम। ओके, वो एसटीपी पर ही होगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमने एसटीपी पर ही निकाला, राइट। हाँ। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए ना। कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करोगे तो आपको निकाल पाओगे। ओके, सारी चीजें। क्वेश्चन इज दैट 12 gram of an element, 12 gram of an element that combined with 12 gram of an element combined with 32 gram 32 gram of oxygen. What is the equivalent weight of एलिमेंट। थ्री। element? Okay, if equivalent weight of ऑक्सीजन इज oxygen is 8, ये आपको दिया भी रह सकता है और नहीं भी दिया रह सकता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3 आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? 3 ग्राम। 3 ग्राम, 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो कैसे निकाला आपने, बताओ मुझे। सर उसकी डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट वेट की, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट दैट कंबाइंस विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो फिर इसमें 12 ग्राम ऑफ एलिमेंट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा था। तो फिर कितना ग्राम 8 ग्राम ऑफ कितना ग्राम ऑफ एलिमेंट्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तो फिर उससे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है जो पहले वाली, यानी 12/32 इंटू 8। ओके, ओके। चलिए देखो, वैसे भी आप कर सकते हो, कोई अच्छी, वो भी अच्छी बात है, बट सेम कंसेप्ट है, बट उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। जो आपका 12 ग्राम दिया था, इसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना, तो 12 ग्राम ओवर इक्विवेलेंट वेट, राइट। 12 ग्राम ओवर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बोलो। नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मींस किसी भी रिएक्शन में जब कोई चीज कंबाइन होती है तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के रेशियो में ही कंबाइन होती है कि नहीं होती है। हाँ। ओके,
तो इस एलिमेंट के इक्विवेलेंट और इस ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट एक साथ होंगे, इक्वल होंगे, राइट? से दैट कि इसके इक्विवेलेंट 12 बाई ई इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट दिया 32 ग्राम एंड इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका 32/8 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी? 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट। आंसर आया कि नहीं आया? जो आप निकाले थे वो भी सही है, इस तरीके से भी निकाल सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.44 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म। बेटा ये वही वाले क्वेश्चन है जिसमें आपके एलिमेंट ये ओल्ड डेफिनेशन यूज हो रही है। इस क्वेश्चन में कहीं पर आप जेड फैक्टर निकाल सकते हो क्या? जेड फैक्टर निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में? नहीं ना, तो ये आपके ओल्ड डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है जो आप बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन बताओ इस तरीके से, तो मैंने वही क्वेश्चन पहले रखा। मैं उसी वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, जेड फैक्टर जहां पर टफ होता है निकालने के लिए। ओके, सो 9.44 ग्राम ऑफ metal oxide is formed by the combination of 5.0 gram of metal. Calculate the equivalent weight of metal. क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? ट्राई करो। थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं। मेटल और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड हो रही हैं और दोनों फॉर्म होकर के मेटल ऑक्साइड बना रहा है, राइट? इसका उसने दिया है कितना 9.44 ग्राम मेटल ऑक्साइड। ओके, 9.44 ग्राम मेटल ऑक्साइड दिया उसने, राइट? फिर उसने बोला कि 5 ग्राम ऑफ मेटल है। मेटल कितना बेटा? 5.0 ग्राम। तो ऑक्सीजन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मास कंजर्वेशन। मास तो किसी भी रिएक्शन में कंजर्व रहता है ना, तो मास कितना आ जाएगा? 4.44। यस, 4.44 ग्राम आपका ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। अभी देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन लगने लगा होगा सिंपल। क्यों सिंपल? बिकॉज ये आ गया आपका W1, ये आ गया आपका W2, ये आ गया आपका W3। ओके, किसी भी रिएक्शन में जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो ये आपके इक्विवेलेंट रेशियो में कंबाइंड होते हैं ना, कि इसका 1 इक्विवेलेंट होगा, इसका 1 इक्विवेलेंट होगा, तो इसका भी 1 इसका भी आपका फॉर्म होगा, राइट? तो फिर ऑक्सीजन को 1 इक्विवेलेंट यानी 8 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? दैट इज 5/E। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाला मैंने, 5/E, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4.44 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का वेट, इक्विवेलेंट वेट आपका 8, राइट? ओके, तो यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लोगे। E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 इंटू 8/4.44। द वैल्यू ऑफ E आई थिंक जो भी आएगा निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है? पॉइंट या 9 पॉइंट कुछ 8 पॉइंट कुछ। ओके, तो ये आपको समझ में आया। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर देखो, अगर इसका मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूं, मैं यहाँ पर कौन सा कलर, रेड कलर यूज करता हूँ। मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट E2 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। E2, वेरी गुड। E2 की वैल्यू कितनी है? 8।
यहाँ पर 8 को कैंसिल करके हम 8 लिख सकते हैं, राइट, हाँ क्योंकि वैल्यू आपको आइडिया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर इस इक्वेशन में आपको हम निकालने के लिए बोले तो W1/E1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू W2/8, that is also is equal to W3/E1 plus 8। बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आया? यस सर। सबके इक्विवेलेंट इक्वल रहते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन आपके सिंपल हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोल कंसेप्ट। ओके, आप कहीं पर निकाल सकते हो। अगर आपके सामने इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों से निकाल सकते हो, आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो, आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो, जो आपको प्रेफर हो आप किसी से भी निकाल सकते हो। क्लियर है ना? यस सर। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, फिर से सॉल्व करो। क्वेश्चन है आपका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मैनी times is the equivalent weight of its oxide is greater than the equivalent weight of metal। क्वेश्चन निकाल पाओगे? ट्राई कर। ट्राई। डू यू नो नॉर्मलिटी? आप जानते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है? हम्म। इससे पहले आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था क्या नॉर्मलिटी, मोलरिटी के बाद? नहीं, आपने क्लास में ही पढ़ा था। नहीं, अच्छा, क्लास जितना में मैंने नहीं बताया पढ़ा। उतना ही है। ओके, चलिए तो ठीक है। ओके, बिकॉज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाँ बोलो। इसमें 3/2 टाइम्स आएगा। 3/2 टाइम्स एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, बट आंसर तो 3/2 टाइम्स ही होना चाहिए। देखो, देखते हैं कितना आएगा। देखो कैसे निकाला आपने, पहले तो लिखो आप मेटल, राइट, फिर आपका ऑक्सीजन, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है, E, राइट, एंड दिस ऑक्सीजन का 8, एंड इसका E प्लस 8, राइट। अभी उसने बोला कि जो E है दैट इज गिवन डबल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये आपके पास क्या है बेटा, गिवन है, E इज इक्वल टू 16, दैट इज गिवन। ओके, एंड ये 16 है, ये 8 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 24। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसका ऑक्साइड ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल। आपका आंसर कितना है, 24, 16, 3/2, राइट। यस। ओके, सेम क्वेश्चन एक और निकालो। क्वेश्चन है 0.376 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम reacted with an acid
to displace 0.468 liter of H2 at NTP. Find the equivalent volume of hydrogen if the equivalent weight of aluminium is 9. निकाल पाओगे? ट्राई करो, कुछ हिंट देता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों के इक्वल कर दो। सर लेकिन इसमें एनटीपी आया है ना। एनटीपी आया ना, तो एनटीपी और एसटीपी एक ही बात होती है अगर आप कैलकुलेशन के पर्पज से जाओगे तो। एक्चुअल में है नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट अगर आप कैलकुलेशन पर्पज से जाओगे तो आप सेम रख सकते हो ऑलमोस्ट। ओके। आपका फर्क नहीं आएगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर आपको करना ही है तो आप 22.7 कर लो 4 की जगह पर, समझे? तो आपका एक्चुअली एनटीपी मीन आ जाएगा। हाँ सर। उसका थियोरेटिकली मीनिंग अलग है, बट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस आप सेम करो, कहीं पर भी आए पूरा केमिस्ट्री में एनटीपी और एसटीपी आप सेम समझो। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तब, अगर उसका कंसेप्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, तब आप एनटीपी एसटीपी को ध्यान से पढ़ोगे। आया बात समझ में? ऑलवेज रिमेम्बर, एनटीपी और एसटीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, भूल जाओ कि क्या है दोनों। ओके, दोनों सेम समझो। जब आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है तब आप एनटीपी और एसटीपी को क्या करोगे? अलग अलग समझोगे। ओके, सो लिखो इसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अगर हम बात करें दैट इज, देखो इतने ग्राम ऑफ एसिड है दैट रिएक्ट विद एन एसिड, सॉरी इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है आपका, 0.376 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एक एसिड के साथ रिएक्शन करके इतने ग्राम ऑफ H2 रिप्लेस करती है, राइट? तो बेसिकली आप क्या निकालोगे? पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो, किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। तो आपके सामने जो टास्क है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, EQ समझते हो? हाँ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.376 ग्राम ओवर, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट होता है, तो आपका आंसर आएगा आई थिंक 0.376 over 9, राइट? हाँ। एंड नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 निकालो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि जितना ग्राम ऑफ लीटर आपका वॉल्यूम दिया रहता है एट एनटीपी और एसटीपी पर, तो 0.468 लीटर दिया है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करते हैं? एक्स हो गया। अच्छा, हमें निकालना। इक्विवेलेंट वॉल्यूम, हाँ इक्विवेलेंट वॉल्यूम, हाँ जो हमें निकालना दैट इज वी। ओके, हाँ। यही हमको निकालना। ओके, सो नाउ यू नो दैट नंबर, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे दोनों के। We can say that 0.376 over 9 and that is equal to 0.468 over volume। यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आपका जाएगा, कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आपका आएगा 0.468 ओवर 9 ओवर 0.36376। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 11.2 लीटर ही आएगा। समझे क्यों निकालना है? तो अगर आप लीटर्स पर इक्विवेलेंट होगा ना। क्या, हाँ लीटर, लीटर्स पर। लीटर पर इक्विवेलेंट होगा। ओके, बट यहाँ पे पूछा ना इक्विवेलेंट वॉल्यूम पूछा, तो लीटर पर इक्विवेलेंट मींस वही होता है, समझे? हाँ। तो आपका ये आपका 11.2 आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट? समझ में आया?
Yes, sir. एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको भी आपको सॉल्व करना है. द क्वेश्चन इज दैट अ solution containing 4.2 gram of KOH and calcium hydroxide is neutralized by an acid. Okay, if it consumes 0.1 equivalent of acid, then calculate the composition of sample. Composition of sample in the solution. पॉइंट समझ में आया? हाँ सर, 1 मिनट हम कर. सॉल्व करो आप लोग इसको. सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा. सॉरी, क्या बोले थे बेटा? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी. नहीं तो हाँ सर, यानी डिनोमिनेटर्स में बड़े नंबर है ना, और अलग अलग. कितना नंबर है? आप डब्ल्यू ग्राम लेके सॉल्व कर लो. हाँ तो x by 56 plus 4.2 minus x by 74. Sorry, 74 by 2 यानी 37 is equal to 0.1. चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. लेट्स से आपने KOH ले लिया डब्ल्यू ग्राम, राइट? डब्ल्यू ग्राम KOH है. दैट मीन्स 4.2 माइनस डब्ल्यू ग्राम आपका CaOH. हाइड्रोक्साइड हो जाएगा. ओके, नाउ आप क्या करना है, जो आपके एसिड हैं इक्विवेलेंट ऑफ acid is equal to the equivalent of base. ओके, एसिड के इक्विवेलेंट्स कितना है आपका? 0.1. 0.1 एंड बेस का इक्विवेलेंट कितना है? W over 56. 56 एंड प्लस 4.W minus नहीं 4.2 minus W by 30. 4.2 minus W over 37, राइट? ओके, यही किया ना? फिर तो क्या कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से W का वेट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा. W और W 4.2 माइनस W निकालना, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है ना? हाँ ना, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है. प्लस साथ में इसका एक कंसेप्ट और है, नॉर्मलिटी. ओके, मैं नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, नॉर्मलिटी आपको कंसेप्ट आइडिया है ना? हाँ. ओके, तो नॉर्मलिटी का इक्विवेलेंट वेट में किस तरीके से यूज होता है और कुछ प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. ओके, यस. अभी के लिए आपको क्या करना है, एक एडवाइस है इस कंसेप्ट को यूज करने से पहले. एडवाइस इज दैट जब तक आपको जेड की वैल्यू कंफर्म ना हो, समझ गए मेरी बात? जब तक आपको इक्विवेलेंट वेट कंफर्म ना हो, जैसे यहाँ पर KOH है,
तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू 2 है, तो आप 37 और 56 निकाल पा रहे हैं, राइट। हम्म जब आपकी जेड की वैल्यू कंफर्म है देन तभी यूज करो ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट आप, राइट। हाँ अगर जेड की वैल्यू कंफर्म नहीं है आप यूज मत करो इक्विवेलेंट कंसेप्ट, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस कंसेप्ट में। बट अगर एक बार समझ गए आप देन सही और इफ मतलब इफिशिएंट टाइम में, कम टाइम में आप सही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इनिशियल पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि जेड की वैल्यू निकालना अच्छे से सीख लो किसी भी एसिड के लिए किस तरीके से निकालते हैं, देन ये कंसेप्ट पूरा इजी है। जब तक जेड की वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे देन ये कंसेप्ट टफ। क्लियर है, बात समझ में आया? हाँ ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो चुका, सिर्फ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। उसके लिए मैं आपको सेंड कर दूंगा जेरॉक्स नोट और शीट सेंड कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। ओके, ये लेक्चर कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे और मे बी कल आपका लेक्चर है ना, कल आपका जो संडे लेक्चर हाँ होगा उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें हम लोग पेपर डिस्कशन कर लेंगे, राइट। ठीक है सर। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।